दोस्तों, वाईफाई एकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वाईफाई एकेडमी पॉइंट चैनल ने आपके लिए लाया है यूपी बोर्ड 12th कॉमर्स के लिए। यहां पर अकाउंटिंग पेपर की शुरुआत की गई है, जिसमें एक चैप्टर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। उस पर वीडियो पहले से आ चुका है। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसी पार्टनरशिप में आज हम लोग यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर साझेदारी का परिचय के बारे में हम लोग पढ़े थे। साझेदारी परिचय क्या होते हैं, वहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली कुछ महत्वपूर्ण वहाँ पर अकाउंट कौन कौन से खोले जाते हैं उसको पढ़े थे हम लोग। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर आपको आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज निकालने की प्रोडक्ट मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड आपको बताया गया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप की दूसरे चैप्टर, जैसा कि नाम से लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है एक साझेदारी फर्म में, एक नए व्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कौन नया साझेदार हो सकता है, इस साझेदारी के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर आपको आज बताया जाएगा कि पार्टनरशिप एडमिशन में कौन कौन से आपके न्यूमेरिकल पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं। आज यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो निकालना भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम से स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एक साझेदार नई फर्म में ऑलरेडी पुराने से जब एक साझेदार विद्यमान साझेदार मान लीजिए ए और बी ऑलरेडी पहले से वहां पर काम कर रहे हैं। जब किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो नया व्यक्ति जब वो फर्म में शामिल हो जाता है तो वो नया व्यक्ति फर्म के लिए नया साझेदार माना जाता है। साझेदारी फर्म में किसी भी नए व्यक्ति को तभी सम्मिलित किया जाएगा जब उसमें विद्यमान जो भी साझेदार होंगे उन सभी साझेदारों की रजामंदी होनी चाहिए, सभी साझेदारी की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, तभी उस नए व्यक्ति को फर्म में शामिल किया जा सकता है। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति उस पर आपत्ति करता है या उसकी नाराजगी होती है उसको शामिल करने से, वह नहीं सहमत देता है, तो ऐसे समय उस नए व्यक्ति को फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो नए व्यक्ति को शामिल तभी किया जाएगा जब विद्यमान साझेदार, सभी साझेदार उस पर अपनी स्वतंत्र सहमति देते हैं। आपको मालूम होगा कि साझेदारी फर्म में न्यूनतम 2 और अधिकतम की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 होते हैं, और अन्य किसी प्रकार कोई साझेदारी फर्म होती है तो अधिकतम 20 होते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग फर्म। अगर आपका कोई बैंकिंग व्यवसाय है तो उसके लिए 10, और अदर के लिए अगर कोई अदर आपका व्यवसायिक फर्म है तो अदर के लिए आप 20 होते हैं। कभी कभी फर्म को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है या अतिरिक्त कार्य कुशलता की आवश्यकता पड़ जाती है, अपने फर्म को विस्तार करना चाहते हैं, उसमें कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ जाती है जो विद्यमान जो भी साझेदार होते हैं उनके पास नहीं हो पाती है, या शाखा को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर आदमी की और आवश्यकता है। तो ऐसे दिशा में जब सभी साझेदारों की सहमति के आधार पर किसी नए व्यक्ति को एक निश्चित अनुपात के आधार पर, एक निश्चित हिस्से के आधार पर जब फर्म में सम्मिलित किया जाता है तो वह नया व्यक्ति उस फर्म का नया साझेदार कहलाता है और उसे एडमिशन किया जाता है, उसे फर्म में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए वह फर्म का नया पार्टनर या नया साझेदार माना जाता है। इसलिए यहाँ पे करें कि आखिर नए साझेदार की क्या रिक्वायरमेंट है, नीड ऑफ न्यू पार्टनर, साझेदार की क्या आवश्यकता है, शाखा को विस्तार करने के लिए, या फिर अतिरिक्त पूंजी के लिए, या तकनीकी ज्ञान के लिए, या अतिरिक्त कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए, या वह व्यक्ति एजुकेटेड हो, अधिक
वो प्रबंध कर सकता हो, उसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, तो ऐसी दिशा में जब सभी साझेदारों की स्वतंत्र सहमति के आधार पर उसे फर्म में सम्मिलित किया जाता है तो वह व्यक्ति नया साझेदार कहलाता है। तो आवश्यकता इसीलिए पड़ती है शाखा का विस्तार करने के लिए, तकनीकी जानकारी के लिए, या उसे उच्च शिक्षा के लिए, या अन्य किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो नए व्यक्ति को जब सम्मिलित किया जाता है तो वह नया व्यक्ति साझेदारी का फर्म का नया पार्टनर आपका नया साझेदार माना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि आपको यहाँ पर पार्टनरशिप में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना होगा। आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे करना है टॉपिक टू बी रीड। हमें कौन कौन से टॉपिक आपको इस पार्टनरशिप एडमिशन में हमें कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि आपको ओवरऑल पार्टनरशिप एडमिशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर पढ़ना है। जिसमें पहला अगर हम लोग बात करेंगे, आपको यहाँ पर निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाई रेशियो, कि एक साझेदारी फर्म में जब नया साझेदार आता है तो पूंजी के रूप में, खाद के रूप में कुछ पैसा लाता है। तो ऐसी दशा में पुराने साझेदार जो भी होंगे उन सभी साझेदारों के द्वारा कुछ हिस्सा उस नए साझेदार को दिया जाएगा। तो एक निश्चित रेशियो के आधार पर यहाँ पर आपको न्यू और सेक्रीफाई रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस और सेक्रीफाई रेशियो आपको निकालना पड़ जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। साझेदारी फर्म में जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी दिशा में उस साझेदार को साझेदारी संलेख के आधार पर एक निश्चित मात्रा में पूंजी और एक निश्चित मात्रा में यहाँ पर गुडविल निकालना पड़ता है, गुडविल लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम गुडविल का यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल के हम यहाँ पे आपको विधि भी समझाएंगे, गुडविल निकालने कैसे निकाला जाता है, गुडविल निकालने की कितनी विधि है, इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, एन्युटी मेथड क्या होता है, आपको यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी समझाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग तीसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व लॉसेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं इन बैलेंस शीट मीन्स आपके पुराने बैलेंस शीट में क्या किसी प्रकार कोई रिजर्व संचित नहीं दिया है, किसी प्रकार कोई लॉस तो नहीं हुआ है, किसी प्रकार कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है, या किसी प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। यदि रहेगा तो उसका यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन करना होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन करना होगा, जो कि पार्टनरशिप एडमिशन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नए साझेदार जब फर्म में नया साझेदार माफी चाहेंगे फर्म में जब नया साझेदार एंट्री करता है तो वह कुछ न कुछ पूंजी के रूप में लाता है, कभी कभी साझेदार संपत्ति के रूप में लाता है, नगद लाता है। तो ऐसी दिशा में आपको यहाँ पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसे हम लोग रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन, फिर से दोबारा उसका रीवैल्यूएट करेंगे। इसीलिए हम इसको नाम रखे हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको यहाँ पढ़ना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदारों का, पुराने साझेदार और जो नया साझेदार आ गया, सभी को मिलाकर संयुक्त रूप से आपको यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। यहाँ पर आपको और अपडेटेड बैलेंस शीट, मतलब ये जो समायोजन हो जा रहा है, सेक्रीफाई रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, गुडविल, या किसी प्रकार का कोई बैलेंस शीट में कोई भी आपका प्रोविजन दिया है, रिजर्व दिया है, लॉसेस दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, रिजर्व फंड के रूप में दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट नया वाला बनाने के बाद अब जो चेंज हुआ है उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग पर आपको यहाँ पर अपडेटेड बैलेंस शीट, जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के आधार पे आपको यहाँ पे अपडेटेड बैलेंस शीट तैयार करना होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको कभी कभी शॉर्टकट में JLP के नाम से भी जाना जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर फर्म में है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका कैसे इसका सरेंडर वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कैसे इसका बंटवारा किया जाएगा। आपको ओवरऑल आपको यहाँ पर इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में इतने चीज़ को आपको यहाँ पर, इतने टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर करना है, टॉपिक टू बी कवर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी होगी। मैं इसको मिटा दे रहा हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में इसकी आसानी होगी।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या किया जाएगा इस एडमिशन में। सबसे पहले यहाँ हम लोग समझेंगे कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होता है। एक साझेदारी फर्म में विद्यमान साझेदार जब स्वतंत्र सहमति के आधार पर फर्म में नए साझेदार को सम्मिलित कर देते हैं, तो जो भी वह नया साझेदार एक निश्चित मात्रा में या एक निश्चित भाग में जो भी वह पैसा या जो भी वह पूंजी या जो भी वह आपका ख्याति के रूप में लाता है, उसका जो भी अनुपात दिया रहता है वह हमारा नया लाभानी अनुपात कहलाता है। नए लाभानी अनुपात को निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे निकालेंगे। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से सैक्रिफाई रेशियो। बस सीधी सी बात है, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी तक आप दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं। मान लीजिए इनका रेशियो करा है 3 और 2 है, 3:2 है। मीन से कुल 5 टुकड़ा किया जाएगा। इसका समानुपाती योग करेंगे 5 होगा। 5 मतलब मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका टुकड़ा होता है, 1 2 ये। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो कुल 5 टुकड़ा हुआ, इसमें 3 टुकड़ा जो होगा, 1 2 3 टुकड़ा ये ए का होगा, और ये जो बाकी 2 टुकड़ा होगा ये मिस्टर बी का होगा। ये 3 टुकड़ा ए का होगा, 2 टुकड़ा बी का होगा। अब सीधी सी बात है, लाभ हमारा कुल यही है। अब इसमें से जब नया साझेदार आएगा तो हमें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा, जो विद्यमान साझेदार होंगे, जैसे ए और बी विद्यमान साझेदार है, तो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा नए साझेदार को देना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सैक्रिफाई रेशियो, त्याग अनुपात। मतलब मैं अपना हिस्सा कुछ नए साझेदार को दे दिया, त्याग कर दिया, इसी को बोलते हैं। जो भी आपका रहेगा ओल्ड में से सैक्रिफाई रेशियो निकाल देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये इसको हिंदी में लिख सकते हैं, नया अनुपात बराबर पुराना लाभानी अनुपात माइनस नया लाभानी अनुपात। पुराने में से नया आपका जो भी होगा, माफी चाहेंगे यहाँ गलती लिखा है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे गलती लिखा है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर नया लाभ अनुपात पुराना अनुपात माइनस करेंगे त्याग अनुपात, माइनस कर दीजिए यहाँ पर त्याग अनुपात। ये गलती लिखा है, इसको सही कर लीजिए आप। नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। इंग्लिश में सही लिखा है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बराबर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाई रेशियो। सैक्री का मतलब होता है यहाँ पे त्याग अनुपात। यहाँ पर आपको ये मिस्टेक हो गया है, इसको काट दीजिएगा, यहाँ करिएगा नया लाभ अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे कि त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, मीनिंग ऑफ सैक्रिफाई रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सैक्रिफाई रेशियो का मतलब होता है जो विद्यमान साझेदार होंगे अपना एक निश्चित भाग, अपना कुछ भाग जब नए साझेदार को दे देते हैं तो ये उनका त्याग अनुपात कहलाता है। इसका एक निश्चित भाग होता है, 2/1, 1/2, 2/3, 4, कुछ भी हो सकता है, प्रश्नानुसार जो भी होगा। यहाँ पे कुछ भाग, यहाँ पे पुराने साझेदार नए साझेदार को त्याग करते हैं, तो ये हमारा सैक्रिफाई रेशियो के अंतर्गत इसको सम्मिलित करते हैं हम लोग। सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे हम लोग कैसे, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से न्यू प्रॉफिट रेशियो को घटाते हैं। यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को घटाते हैं। कहने का मतलब ये है कि त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ओल्ड रेशियो में से जब न्यू रेशियो को घटा दिया जाता है तो जो मान आपका प्राप्त होता है वो हमारा सैक्रिफाई रेशियो होता है। यहाँ पर कुछ हम लोग केस के माध्यम से समझेंगे कि क्या है ये केस, कि जब नए साझेदार का यहाँ पर हिस्सा दिया रहे, तो कैसे हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि केस नंबर आपके फर्स्ट में जब नए साझेदार का अगर हिस्सा दिया रहेगा तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले मानेंगे माना कुल लाभ हमारा 1 है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 1 आपका लाभ अच्छा लगता है, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए 1 मानेंगे। माना कुल लाभ हमारा 1 है। इस दूसरा पॉइंट करा है कि 1 में से नए साझेदार का जो भी हिस्सा दिया होगा उसको घटा दीजिएगा। मतलब
अगर मान लीजिए एक कुल हम मान लेते हैं साझेदार का अगर हिस्सा मान लीजिए वो 1/4 ला रहा है, तो इस 1/4 को यहाँ से आप कट कर देंगे तो बचेगा हमारा क्या 3/4। 3/4 ये बचेगा। एक में से नए साझेदार का हिस्सा घटा देंगे, वो हमारा बचा हुआ लाभ कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट कहलाएगा। तीसरा पॉइंट कराएं, पुराने साझेदार के हिस्से में से शेष लाभ को आपस में गुणा कर दीजिए। ये जो हमारा हो गया इसको हम लोग बैलेंस प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट, ये जो आपका आ गया इसमें जो भी पुराने साझेदार होंगे उनका जो भी अनुपात दिया होगा उससे आपस गुणा कर देंगे। चौथा पॉइंट कराएं कि त्याग अनुपात निकालने के लिए पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दीजिए। बिल्कुल सही बात, यही आपका फार्मूला भी आपसे कह रहा है, यही आपसे फार्मूला कह रहा है कि त्याग अनुपात बराबर पुराने में से नया आप घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या त्याग अनुपात। आइए इस पॉइंट को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक फर्म है, इस फर्म में ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एक फर्म है, उस फर्म में विद्यमान साझेदार हैं A, B और C, 3 साझेदार हैं जिनका अनुपात दिया 4:3:2। इसका मतलब अगर इसका समानुपाती करें 4, 3, 7, 2, 9, 4/9, 3/9 और 2/9 हो जाएगा। वे लोग एडमिट किए हैं D को, ध्यान रखिएगा, वे लोग A, B, C वो पुराने साझेदार हैं, विद्यमान साझेदार हैं, इन्होंने D को एडमिट किया इन फर्म ऑफ 1/3। इन्होंने मतलब A, B, C ने एक नया बंदा D आया है, D को फर्म में सम्मिलित किए हैं 1/3 हिस्से के रूप में। उसका जो रेशियो है नए साझेदार का वो कितना दिया है 1/3। तो आपसे यहाँ 2 केस पूछ रहा है कि फाइंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड दूसरा क्या है फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो। एक फर्म है, उस फर्म में 3 पुराने ऑलरेडी साझेदार है A, B, C जिनका रेशियो दिया है 4:3:2 और ये तीनों ने मिलकर तीनों की सहमति के आधार पर एक नए बंदे क्या नाम उसका दिया है D को सम्मिलित करते हैं। इसका जो रेशियो है वो 1/3 रेशियो के रूप में वे फर्म में सम्मिलित करते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइस, आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालना है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इसको समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इसको। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालना होगा। तो मैंने कहा आपसे फार्मूला आपसे यही करा है कि माना कुल लाभ हमारा कितना है 1, तो माना आप यहाँ करेंगे माना कुल लाभ बराबर करा 1। लेट सपोज टोटल प्रॉफिट 1। अब यही कह रहा है 1 में से पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट करें कि कुल लाभ में से नए साझेदार को जो भी हिस्सा होगा उसको घटा देंगे। नए साझेदार का आप देख रहे हैं नए साझेदार का हिस्सा कितना है 1/3। तो नए साझेदार का जो भी आपका हिस्सा दिया है 1/3, तो 1 में से 1/3 हम लोग यहाँ पर कट कर रहे हैं, 1 में से 1/3 हम लोग यहाँ कट कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ऐसे कर लीजिए, इसका LC कितना आ जाएगा 4, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है, इसके भी 4 हम 1 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर माफी चाहेंगे 3 है, यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो 3 है, 1/3 है, तो यहाँ भी 3 होगा। ओके, फिर से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो
इसका हिस्सा क्या है, 1/3 है, तो 1/3 अगर हम लोग इसका LC ले ले तो ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2/3। ये 2/3 हमारा आया है, ये मेरा हो जाएगा शेष लाभ, ये हमारा हो जाएगा शेष लाभ। 1 में से 1/3 घटा दिए तो LC ले लिया, इसका लघुत्तम समापवर्तक 3, ये हो जाएगा 3 में से हम लोग 1 घटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या बचेगा 2/3, 2/3, 2/3। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरे पॉइंट में यही लिखा था कि पुराने साझेदार के हिस्से में से पुराने साझेदार के हिस्से में शेष लाभ का गुणा कर दीजिए। तो पुराने साझेदार का जो भी हिस्सा है उसको गुणा कर दीजिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे ए का, तो ए का देख ले, आप चाहे यहाँ तो लिख सकते हैं कि ए, बी और सी इनका रेशियो क्या है 4, 3 और 2। ओवरऑल इसका समानुपाती योग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो ए का हिस्सा ए का अगर हिस्सा की हम लोग बात करें, एक हिस्से की बात करें तो 4/9 में शेष जो आपका है वो 2/3, इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 9 त्रिक 27, ये 8/27 निकल गया ए का। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी का, निकालेंगे बी का हिस्सा बी का देखेंगे तो बी का कितना है 3/9 इंटू शेष कितना है 2/3। अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो आ रहा 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27, ये इसका आ जा रहा है 6/27। इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं सी का हिस्सा, सी का हिस्सा क्या, सी का हिस्सा तो देखिए यहाँ पर सी क्या हो जाएगा 2/9 इंटू शेष कितना हो जाएगा 2/3। अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 9 त्रिक 27। और यहाँ पर डी जो है, डी भाई साहब जो हैं इनका ऑलरेडी हिस्सा मालूम है कितना 1/3। तो एक प्रकार से ए का आ गया 8/27, बी का आ गया 6/27, सी का आ गया 4/27 और डी का आ गया 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन तो आपके विद्यमान थे, अब प्लस एक चौथा डी आ गया। तो अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कि चारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा, चारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा। आइए इसको हम लोग देखते हैं चारों का नया लाभ हानि क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे मेरे साथ ए, बी, सी एवं डी का नया लाभ हानि अनुपात। तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए ए का जो आया था वो 8/27, बी का आया था, बी का देख लिया जाए, बी का कितना था देख लिया जाए, बी का कितना था, बी का 6/27 था। ओके, बी का 6/27, सी का था 4/27 और डी का था 1/3। एक बार फिर चेक कर लेते, यही था, जी हाँ बिल्कुल यही था। अब हम लोग इसका निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर LC ले लेता हूँ 27, ऐसी संख्या लीजिए जो भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए। तो ये हमारा होता है अंश, ये होता है हर डिनोमिनेटर से हम लोग भाग करेंगे, एक बार जा रहा है तो 8 का 8 यहाँ पर ये हो गया 8, ये 6 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर हमारा कितना है, इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 3 टाइम जा रहा है, तो ये आपका हो गया 9 टाइम जा रहा है, ये हो गया आपका 9। तो नया लाभ हानि अनुपात क्या निकल गया 8:6:4:9, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अगर हम लोग इसका सेक्रीफाई रेशियो निकालें, अगर हम लोग इसका समानुपाती योग कर लें तो 8 से 14,
14 4 18, 18 9 27। मतलब ये जो आपका है यही हमारा कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब हम लोग इसका निकालेंगे सेक्रीफाई रेशियो। क्या निकलेगा इसका? हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाई रेशियो। और सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला पहले बता चुका हूँ, ये देख लीजिए, फिर से एक बार आप देख लीजिएगा। सेक्रीफाई रेशियो का क्या फार्मूला है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात में से नया अनुपात आपको घटाना है। तो पुराने अनुपात में से आपको ये घटाना है। तो त्याग जब भी करेंगे, विद्यमान लोग करेंगे, नया तो त्याग करेगा नहीं। तो ए का निकाल लीजिए, हमें निकालना है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो। यहाँ पर हम लोग सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे। तो पहले ए का निकाल लें, ए का हम लोग निकाल लें। ओके, आइए देखिएगा। तो पुराना इनका क्या था देख लीजिएगा, ये था 4 3 और 2 था, समानुपात योग 9 करेंगे। तो 4/9 में से घटा देंगे 8/27, 8/27। अगर मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका LC ले लीजिए 27। 27 में 9 का जब भाग करेंगे 3 आएगा, और 4 तिहाई 12। 27 में 27 को भाग करेंगे 1 आएगा। तो 27 1 27, 8 1 8। अगर मैं इसको यहाँ से घटा रहा हूँ, इसको घटा रहा हूँ, तो ये आ जा रहा है भैया 4/27। ये किसका निकल गया? ए का निकल गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी का, निकालेंगे बी का देखिए ओल्ड कितना है 3/9 में से माइनस कर दिया जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर 6/27, 6/27। अगर मैं यहाँ पर इसको घटा रहा हूँ, इसका भी LC ले लीजिए 27। 27 में 9 का भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 त्रिका 9 हो गया। 27 में 27 का भाग करेंगे 1 आएगा, 6 का 6। इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 3/27। इसी प्रकार हम लोग सी का निकाल लें। इसी प्रकार सी का अगर निकाल लें त्याग अनुपात, इसका पुराना कितना हो जाएगा 2/9। यहाँ देखिए 2/9, और ये कितना है 4/27, 4/27। अगर हम लोग इसको यहाँ पर कर रहे हैं, इसका भी LC ले रहे हैं 27। तो 27 में 9 का भाग करेंगे 3 दूनी 6, और ये हो गया आपका 4। अगर इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरा आ रहा है 2/27। ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यही हमारा जो हमारा पुराना था वही मेरा त्याग आ गया। तो त्याग अनुपात जो आपका ओवरऑल निकला, त्याग अनुपात जो निकला वो पुराना जो था आपका देखिए, ये हो जाएगा 4/27, ये हो जाएगा आपका 3/27, ये हो जाएगा आपका 2/27। मीन्स कहने का जो तात्पर्य आपका फाइनली आपका जो आंसर निकला वो निकल गया 4:3:2, 4:3। मीन्स जो आपका ओल्ड था वही हमारा सेक्रीफाई रेशियो निकल गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ समझे हैं कि पार्टनरशिप के अंतर्गत एडमिशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसे निकालेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जो समझाने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो को आप पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे की वीडियो में और भी बताया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं अगर किसी प्रकार की कोई भी इसमें अगर जो पॉइंट आपको न समझ में आया हो, या इसी तरह का और वीडियो आप चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके।